हाय फ्रेंड्स, इन स्पॉटलाइट करंट इवेंट एनालिसिस यूपीएससी बूस्टर पार्ट 14 में आप सबका स्वागत है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 के लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है या कंसेप्ट्स है वो हम देख रहे हैं बूस्टर के 14th पार्ट में। सो यस 400 ट्रिम्थ क्या है? एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। ये एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम रशिया की बनाई हुई है। हमने रशिया की इग्लास यस भी देखी थी। तो रशिया की एस 400 ट्रिम्थ ये एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम जो है ये दुनिया की सबसे एडवांस है, वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। इसमें साइमल्टेनियसली यू कैन ट्रैक ऑल काइंड्स ऑफ एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स एंड यूएवीज। तो ये सारे जितनी टाइप्स है एयरक्राफ्ट की, मिसाइल्स की, यूएवीज की, सबको एट अ टाइम ट्रैक करता है। यस 400 ट्रिम्स एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। इन केस ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स आपको पूछा जाता है कि यस 400 ट्रिम्स ये क्या है। इस तरीके के सवाल आपको देख सकते हो आप इन 2016, 17, 15 में भी पूछे गए हैं। एक टिपिकल नाम दिया जाता है और ये चीज क्या है, मतलब ये वॉर एयरक्राफ्ट है, मतलब अनमैन एयरक्राफ्ट है, क्या है वो आपको पूछा जाता है। तो इस तरीके से हमें ये चीजें वर्कआउट करनी होती है। इन केस ऑफ बिम्स्टेक नाउ, बिम्स्टेक वॉज इन न्यूज इन 2018। तो बिम्स्टेक भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म ये है। अब बिम्स्टेक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बिम्स्टेक एग्जिस्ट कब हुआ था, मतलब आया कैसे है। तो बिम्स्टेक ऑन 6 जून 1997 बैंकॉक डिक्लेरेशन से इस बिम्स्टेक मतलब वर्कआउट हुआ था। सो बैंकॉक डिक्लेरेशन 1997 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बिम्स्टेक का जो हेडक्वार्टर है वो ढाका में है, बांग्लादेश ढाका। और बिम्स्टेक की मेंबर कंट्रीज आपको ध्यान में रखनी है। जैसे हमने लास्ट बूस्टर में सासेक कंट्रीज देखी थी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि सासेक कंट्रीज कौन कौन सी थी। अब बिम्स्टेक की मेंबर कंट्रीज क्या क्या है? बांग्लादेश इज देयर, भूटान इज देयर, इंडिया इज देयर, म्यांमार इज देयर, नेपाल इज देयर, श्रीलंका इज देयर एंड थाईलैंड इज देयर। तो थाईलैंड सासेक में है या नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। तो ये बिम्स्टेक की आपको मतलब इंडिया जहां जहां मेंबर है वो सारा रट लो आप, सारी इंपॉर्टेंट चाहिए। सिंपली इस तरीके से सवाल पूछा जाता है, इंडिया इज मेंबर इन बीच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस या इंस्टीट्यूट, इस तरीके से सवाल आता है। तो बिम्स्टेक में इंडिया है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और इसका बिम्स्टेक का मिलिट्री एक्सरसाइज भी हुआ था, उसमें नेपाल ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, वो एक ध्यान में रखना। तो बिम्स्टेक में एक इंपॉर्टेंट चीज है। देन नेक्स्ट वन इज निपा वायरस। निपा वायरस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2017 में जीका वायरस यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछा हुआ है। तो निपा वायरस क्या है? तो ये ह्यूमन में फ्रॉम एनिमल्स आता है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली फ्रूट बैट और पिग्स, ये इसके कैरियर है। और वो उसको मतलब ह्यूमन में इन्फेक्शन फ्रूट बैट से या पिग से होता है, या फिर कंटेमिनेटेड फूड ऑल्सो, या फिर अगर इन्फेक्टेड ह्यूमन हो तो ह्यूमन टू ह्यूमन भी हो सकता है। सो यहाँ पे मॉस्किटो का रोल नहीं है, यहाँ पे एनिमल्स है, कंटेमिनेटेड फूड है और इन्फेक्टेड ह्यूमन बींग्स होंगे तो उनसे भी दूसरों को ये हो सकता है निपा वायरस। निपा वायरस सबसे पहले कब आया था? इन 1999 में फर्स्ट आउटब्रेक देखा गया है निपा वायरस का इन मलेशिया एंड सिंगापुर। जैसे जीका वायरस युगांडा में हम देखते हैं कि जीका फॉरेस्ट इज देयर, वहां पे हुआ था तो उसका नाम दे दिया जीका। अब सेम यहाँ पे संगई निपाह करके एक विलेज है इन मलय पेनिनसुला में। तो सुनगई निपा विलेज जो है तो उसके नाम से यहाँ पे आउटब्रेक हुआ था, तो निपा वायरस इसको नाम दे दिया गया है। तो विलेज इज इन मलय पेनिनसुला। निपा वायरस के बारे में ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। देन नेक्स्ट वन इज कास्टा। कास्टा क्या चीज है ना? कास्टा मतलब यूएस ने मीन वाइल क्या किया था कि इंडिया को वार्न किया था कि आपने कास्टा वायलेट किया हुआ है, और उसके लिए ये न्यूज में था। कास्टा क्या है? कास्टा इट्स अ यूएस फेडरल लॉ जिसको यूएस ने अगस्त 2017 में लाया था। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कास्टा? द काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। द काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, कास्टा। कास्टा में क्या है कि द एक्ट इंपावर्स यूएस टू इम्पोज sanction on countries which have defense cooperation with रशिया, ईरान एंड नॉर्थ कोरिया। अगर आपके डिफेंस रिलेशन रशिया के साथ है, नॉर्थ कोरिया के साथ है, ईरान के साथ है, तो इस सिचुएशन में आपके खिलाफ सैंक्शन लगा सकता है अमेरिका। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो इसी के वजह से एक चीज हुई थी कि ईरान का रेफरेंस आया था, देन हमारे लिए वो प्रॉब्लम हुआ था। तो अफगानिस्तान ने अमेरिका को थैंक्स बोला था कि आपने इंडिया के ऊपर सैंक्शन नहीं लगाए इस केस में। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कास्टा पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वन इज ट्रांसफॉर्मेशन इंडेक्स। ये हमने देखा हुआ है ऑलरेडी 2 पार्ट्स बूस्टर के, तो ये एक करंट में ही है ट्रांसफॉर्मेशन इंडेक्स। ट्रांसफॉर्मेशन इंडेक्स कौन लेके आता है, कौन पब्लिश करता है?
द बर्टल्समैन फाउंडेशन जर्मनी, ये जर्मनी की इंस्टीट्यूट है, द बर्टल्समैन फाउंडेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन इंडेक्स में क्या क्या देखा जाता है, क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी इसमें देखी जाती है, देन मार्केट इकोनॉमी इसमें देखी जाती है, एंड देन गवर्नेंस। ये तीन चीजें इसमें ट्रांसफॉर्मेशन इंडेक्स में, डेमोक्रेसी, देन मार्केट इकोनॉमी एंड देन गवर्नेंस। 129 डेवलपिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग कंट्रीज जो है दुनिया की, उसके बारे में ये निकालते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इंडेक्स, तो वो भी हमें ध्यान में रखनी है, बर्टल्समैन फाउंडेशन जर्मनी। द नेक्स्ट वन इज शंग्री-ला डायलॉग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये एशिया पैसिफिक के लिए है, दिस इज ओनली फॉर एशिया पैसिफिक स्टेट्स। शंग्री-ला डायलॉग और SLD इसे बोला जाता है शॉर्ट में, SLD, और एशिया सिक्योरिटी समिट, नाम में है एशिया सिक्योरिटी समिट। तो ये इंटर गवर्नमेंटल सिक्योरिटी फोरम है, ऑब्वियसली सिक्योरिटी, एशिया सिक्योरिटी समिट, तो ये इंटर गवर्नमेंटल सिक्योरिटी फोरम है। इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है, इट्स ऑर्गेनाइज बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज लंदन। तो लंदन की एक इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज, जो इसे ऑर्गेनाइज करती है। और इसे अटेंड कौन करता है फिर, इट इज अटेंडेड बाय हेड ऑफ गवर्नमेंट्स, डिफेंस मिनिस्टर और मिलिट्री चीफ्स ऑफ एशिया पैसिफिक स्टेट्स ओनली। तो कौन अटेंड करता है, या तो फिर गवर्नमेंट के हेड होंगे, या डिफेंस मिनिस्टर होगा, या फिर मिलिट्री हेड्स होंगे ऑफ एशिया पैसिफिक स्टेट्स ओनली। तो ये शंग्री-ला डायलॉग है, एशिया सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और बैड बैंक। तो गवर्नमेंट इज थिंकिंग कि दे में गो फॉर दिस वन, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और बैड बैंक। तो ये बैड बैंक कंसेप्ट क्या है, मतलब तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना आज के डेट के, इन केस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक दे आर फेसिंग NPAs, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब कोई लोन ले रहा है और उसको रिपे नहीं कर रहा है, तो वो सारा जो होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, आफ्टर 90 डेज अगर आप प्रीमियम नहीं पे करोगे उसका, तो वो NPA में चला जाता है। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और बैड बैंक दे विल परचेस NPA फ्रॉम पब्लिक सेक्टर बैंक। तो पब्लिक सेक्टर बैंक से ये लोग NPAs को खरीद लेंगे। इसका मतलब क्या होगा, पब्लिक सेक्टर बैंक के बैलेंस शीट के ऊपर वो NPA नहीं दिखेगा। अब पब्लिक सेक्टर बैंक के बैलेंस शीट पे अगर NPA नहीं दिखता है, तो इट मींस दैट द बैलेंस शीट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक विल बी क्लीन। तो ये उस बैंक के लिए क्रेडिबिलिटी के लिए अच्छी बात होगी। सो दे विल क्लीन NPA रिडन बैंक्स बैलेंस शीट, देन दे विल प्रोटेक्ट बैंक फ्रॉम डेंजर ऑफ इंसॉल्वेंसी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बैड बैंक जो आएगी, तो वो क्या करेगी, प्रोटेक्ट बैंक्स फ्रॉम द डेंजर ऑफ इंसॉल्वेंसी। तो सीधा सीधा है, वो सारा NPA खरीद लेगी इनसे। देन नेक्स्ट वन, ग्लोबल अडल्ट टोबैको सर्वे 2016-17। तो ग्लोबल अडल्ट टोबैको सर्वे आया था। अब इसमें भी क्या इंपॉर्टेंट है कि इन जून 2018 इंडिया ने क्या किया है, इंडिया रेटिफाइड WHO फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल ऑन 5 जून 2018। तो 5 जून 2018 को हमने रेटिफाई किया है WHO का फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑन टोबैको। तो टोबैको कन्वेंशन के ऊपर इंडिया ने साइन भी, सिग्नेटरी भी है, रेटिफाई भी कर दिया उसको। तो परसेंटेज ऑफ टोबैको यूजर्स इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल अडल्ट टोबैको सर्वे, वो कितने हैं, इन 2009 थे 35%, 2016-17 में हो गए 29%। इट मींस दैट टोबैको यूजर्स इन इंडिया वो क्या हुए हैं, कम हुए हैं। 2009 में 35%, 2016-17 29%, तो ये कम हुए हैं। द सेकंड थिंग इज दैट कि अकॉर्डिंग टू द एज, अगर आप देखोगे एज के हिसाब से परसेंटेज ऑफ यूजर्स, तो सबसे पहला ग्रुप है 15 to 24, इसमें 12% है। 25 to 44 30%, 45 to 64 years 39%, और अबो 65 years 41%। तो यहां पे सबसे ज्यादा टोबैको यूजर्स का एज ग्रुप जो है वो 65 इयर्स प्लस एंड अबो 65 इयर्स है, और सबसे कम जो है वो 15 से 24 इयर्स का एज ग्रुप है इन केस ऑफ टोबैको। इन केस ऑफ इंडिया देयर इज वन एक्ट, द नेम ऑफ एक्ट इज कोटपा, COTPA, Cigarettes and Other Tobacco Products Prohibition Act. According to this act, Chandigarh is the first smoking free city in India. चंडीगढ़ पहली स्मोकिंग फ्री सिटी है अकॉर्डिंग टू द कोटपा एक्ट। ये टोबैको के लिए है, टोबैको प्रोडक्ट्स प्रोहिबिशन, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट यू कांट स्मोक इन अ पब्लिक प्लेस। तो पब्लिक प्लेस क्या है वो भी इसमें डिफाइन की गई है कि थिएटर है, कोई बस स्टॉप है, रेलवे स्टेशन है, या फिर क्लासरूम है, ऑफिस है। तो यहाँ पे है ना पब्लिक रूम को भी इन्होंने कर दिया है। आप अगर रास्ते से जा रहे हो स्मोकिंग कर रहे हो तो अकॉर्डिंग टू द कोटपा इट इज ओके। आप अपने कार में बैठ के स्मोक कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं अकॉर्डिंग टू द कोटपा। तो ये हमारे इंडिया का एक्ट है, और ये ग्लोबल अडल्ट टोबैको
फ्रेमवर्क जो है वो भी हमने रेटिफाई कर दिया है, तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर अस। द नेक्स्ट वन, जेंडर वेज गैप हाईएस्ट इन इंडिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जेंडर वेज गैप जो है तो इंडिया में हाईएस्ट है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल वेजेस रिपोर्ट लाया था, और अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल वेज रिपोर्ट में 2018-19 में ये क्लियर कर दिया है दैट इज वुमेन आर पेड 38% लेस देन मेन। तो महिलाओं को जो सैलरी मिलती है वो 38% कम है पुरुषों की तुलना में इन केस ऑफ इंडिया। ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट में है। सो ग्लोबल वेज रिपोर्ट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन लेके आता है, वो भी ध्यान में रखना। और जेंडर गैप वेज गैप में हाईएस्ट कौन है, तो इंडिया है, टॉप पे इंडिया है। तो फिलहाल बूस्टर में इतना ही। स्पॉटलाइट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके कोई सजेशन होंगे तो वो कमेंट बॉक्स में दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।